सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्नो श्री चैनल और मैं श्रीराम पांडे आपका फिर स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि अभी करंट मार्केट में एकदम बूम मची हुई है, एकदम जैसे एक के बाद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते ही जा रहे हैं, तो क्या वो सीरियसली हमारी मार्केट के लिए सूटेबल हैं। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे नहीं हैं, आई से कि हाँ भाई वो तो बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में अगर मैं बात करूँ तो भाई टाटा, MG हेक्टर, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्कूटर्स में तो होंडा है, फिर अभी ओला ने भी 15 अगस्त को एंट्री ले ली इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में, फिर इसके अलावा सिंपल है, बहुत सारी ब्रांड्स है। बट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके क्या क्या मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी पे या फिर हमारे इंडियन मार्केट पे। मैं इसे डिसप्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इसकी कोई बुराई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ इंडिया इलेक्ट्रिक हो जाए। बट द सीन इज कि क्या हम सीरियसली उसके लिए रेडी हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं और अलग अलग पॉइंट्स में मैं इस बारे में चर्चा करूंगा। मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, तो आज मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सीरियसली उतने अच्छे हैं जितना हमें दिखाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है खुद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करती है वो सबसे बड़ा पॉइंट जो हाईलाइट करती है कि भाई इससे तुम्हारा कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 27% तक कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। आपको बहुत मीन्स आप कार्बन एमिशन को कम करके नेचर को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि इंडिया जैसी कंट्री जो है, जो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है उसका टोटल सिर्फ 3.6% है जो हम नेचुरल सोर्सेज या सोलार पावर के थ्रू हम जनरेट कर पा रहे हैं। बाकी का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल कंजम्पशन या कोल बर्निंग या ऐसे ही किसी मेथड के थ्रू हम जनरेट करते हैं। बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज है हम उसे बहुत लिमिट में यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट आपने कान को ऐसे पकड़ा या ऐसे पकड़ा, द सीन इज वन एंड द सेम। द सीन इज वन एंड द सेम कैसे कि हमने भाई एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ली, उसकी चार्जिंग के लिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो आफ्टर ऑल उसी सोर्स से बर्न होके आ रही है जो हम छोड़ना चाहते थे। द वन एंड द सेम थिंग। सो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे पहला तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमने अब तक रिन्यूएबल सोर्सेज पे हम प्रॉपर्ली स्विच नहीं किए। जर्मनी जैसी कंट्री जो अपना ऑलमोस्ट 50% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज सोलार पावर के थ्रू जनरेट कर लेती है, और हम इंडिया जो कि इतना बड़ा हमारा मार्केट है बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन द मीन्स फॉसिल फ्यूल्स। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंडिया में है। अब हम बात करें दूसरी प्रॉब्लम की, तो वो है चार्जिंग स्टेशंस। अब एक मान लेते हैं आपको यहाँ मुंबई से इंदौर जाना है, सो आपको मुंबई में आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे। मुंबई के थोड़ा बाहर महाराष्ट्र में थोड़े और इलाकों में जो थोड़े से डेवलप्ड है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको इंदौर में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो जर्नी है, जो बीच की रूट आते हैं, जिसमें बीच में छोटे गाँव आते हैं, छोटे कस्बे आते हैं, छोटे ज़िले आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे आप क्या करेंगे। और गाड़ी की रेंज इतनी थोड़ी होगी कि मतलब एक ही बार में आपको भाई यहाँ से एकदम 600-700 किलोमीटर दूर तक का आपको सफ़र आपको तय करवा दे। इट वुड बी वेरी लिमिटेड, तो आपको उस पर भी एक बार आपको फोकस करना होगा। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना डेवलप नहीं है जितना मीन्स होना चाहिए फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू विथस्टैंड इन इंडिया। सो दैट्स द अनदर मेजर इशू। अब हम बात करते हैं थर्ड इशू की, तो थर्ड इशू है कंज्यूमर का परसेप्शन, यानी कि कंज्यूमर्स चॉइस। अब इंडिया में बहुत कम ही लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में प्रॉपरली नॉलेज रखते हैं या ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो। एटलीस्ट मेरे पास भी उतनी नहीं है, बट स्टिल। सो द सीन इज़ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कंज्यूमर के पास नॉलेज नहीं है, और इसीलिए कंज्यूमर क्या करेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी देगा फॉसिल फ्यूल वाले ICE व्हीकल्स को। सो डैट वुड बी अनदर इशू। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में नॉलेज देने के लिए गवर्नमेंट ने फेम स्कीम को चालू किया, जिसमें वो अलग अलग सब्सिडीज़ देती हैं। हर स्टेट का अलग होता है। जैसे अभी ओला का अगर किसी ने देखा हो लॉन्च इवेंट, तो उन्होंने उसमें दिखाया कि ओला S1 जो उनका है व्हीकल, उसकी प्राइस हर स्टेट में थोड़ी अलग है उनकी सब्सिडीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे दिल्ली में सबसे कम है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा और कहीं होगा। तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग उनकी सब्सिडीज़ हैं।
उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने वो लॉन्च किया था ताकि लोग थोड़े अट्रैक्ट हो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। बट द सीन इज की जो फेम स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की वो सिर्फ हाई स्पीड वाली व्हीकल्स के लिए है। सो दैट्स अनदर इशू। और जितना ज़्यादा हाई स्पीड व्हीकल गवर्नमेंट मीन्स कंपनी लॉन्च करेगी उतना ही ज़्यादा उसकी प्राइस चेंज होगी। सो दैट्स अनदर पॉइंट। सो लेट्स कंसिडर इस पॉइंट को कि भाई प्राइस का क्या है। सो अगर आप इंडिया में अगर आप देखने की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं एक सिंपल सी अगर बात करूँ कि अगर आपको एक्टिवा के बीच में चूज़ करना हो या आपको ओला S1 के बीच में चूज़ करना हो, जो भाई बहुत ज़्यादा टेकी है वो बोलेगा हाँ मुझे ओला पे जाना है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। अगर मैं महाराष्ट्र की सब्सिडी को अगर मैं गिन लूँ तो 95 के आसपास आएगा उसका S1, और S1 प्रो के लिए अगर जाऊँ तो 125 के आसपास आएगा, 1,25,000 के आसपास। तो अगर किसी को अगर वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है और अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो वो कहेगा कि नहीं भाई मैं होंडा का ये एक्टिवा ही चूज़ कर लेता हूँ, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा पड़ जाएगा। फ्यूल की बात है डलवा लेंगे, एटलीस्ट 1 लीटर पे वो 70 किलोमीटर चल जाएगी। ये सोच के एक नॉर्मल इंसान की माइंडसेट क्या होगी कि वो होंडा की तरफ मुड़ जाएगा, एक्टिवा की तरफ वो मुड़ जाएगा, रादर देन गोइंग फॉर 1,25,000 S1। वो सोचेगा भाई इतना अगर खर्चा करना ही है तो मैं और थोड़ा लग्जरियस बाइक ले लेता हूँ। सो दैट्स वन अनदर थिंग। वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है कि भाई प्राइस रेंज के मीन्स प्राइस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल व्हीकल्स। सो उस प्राइस को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड दैट्स अनदर बिग इशू इन इंडिया। सो अब हम लोगों ने प्राइसिंग के बारे में बात की, तो अब ये भी बात करते हैं कि भाई प्राइस हाई क्यों है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होने वाली जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो इंडिया नहीं बनाता। इंडिया में लिथियम सिर्फ इंपोर्ट के थ्रू ही लाया जाता है, बाकी इंडिया अपना खुद का लिथियम जनरेट नहीं करता है। सो डैट मेक्स द प्राइस मच हायर, क्योंकि इंडिया में भाई इंपोर्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं बात करूँ एक टेस्ला के बारे में, रिसेंटली एक ट्विटर पे आया था कि समवन हैज़ आस्क्ड एलॉन मस्क कि भाई इंडिया में टेस्ला कभी आ रहा है। सो उन्होंने रिप्लाई देते हुए बोला कि हम तो खुद इंडिया में लाना चाहते हैं टेस्ला को, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया की इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आई मीन ऑलमोस्ट 100% की इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हो जाती है। सो बेसिकली जो प्राइस समझ लीजिए बाहर किसी कंट्री में रहेगा 10 लाख रुपीज़, वो अल्टीमेटली इंडिया में आते ही वो 20 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। और टेस्ला के बारे में न्यूज़ आई थी कि भाई वो पूरा बिल्टअप यूनिट ही इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली उसकी प्राइस डबल हो जाएगी, डबल से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको और रजिस्ट्रेशन का भरना पड़ेगा और ABCD अगर कुछ चार्जेस होंगे तो वो सब भरना पड़ेगा। सो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज जो हम प्रोड्यूस ही नहीं करते उसका भी एक मेजर इशू है हमारे लिए, और उसी के कारण प्राइजेस हाई हो जाती हैं। अब इसी से लिंक करके अगर मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट ने फेम स्कीम स्टार्ट की थी ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट किया जा सके। बट द सीन इज की फेम स्कीम वाले जो व्हीकल्स हैं वो सिर्फ वही हैं जिनमें लेड एसिड बैटरीज मतलब यूज़ ना हुई हो, जिसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ हुई हो। अब लिथियम आयन बैटरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली उसके चार्जेस बढ़ रहे हैं। लेड एसिड बैटरी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो फेम स्कीम में कवर्ड नहीं है, तो उसकी प्राइस वैसे ही बढ़ गई है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ से भी देखिए और यहाँ से भी देखिए कि भले लेड एसिड ज़्यादा लग रहा है तो इसमें वो फेम स्कीम नहीं है, और इसमें लिथियम आयन में वो फेम स्कीम है तो इसकी प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली यही इशू हो रहा है जिसके कारण हमारे प्राइसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं और फेम स्कीम या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम इसमें काम नहीं कर रही है। अब लास्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है भैया प्रोडक्ट के बारे में। अब हमने पूरा ABCD उसकी पूरी चार्ट सर्कल हमने समझ ली, लेकिन प्रोडक्ट का क्या, फाइनल प्रोडक्ट कैसा है। सो उसके बारे में हमें ये प्रॉब्लम है कि भाई इंडिया में बहुत कम ही ऑप्शंस हैं। अगर आप ट्रेडिशनल व्हीकल्स के लिए देखें तो भाई ABCD इतनी भरी पड़ी है ऑप्शंस की आप एकदम परेशान हो जाओगे। साल भर में इतने व्हीकल्स आ जाते हैं एकदम वो ट्रेडिशनल फ्यूल वाले, और अगर आप वहीं पे अगर आप कंपेयर करें इलेक्ट्रिक वाला तो वो बहुत लिमिटेड होता है। सो आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे में एक कंज्यूमर ट्रेडिशनली जाएगा, मतलब नेचुरली जाएगा अपने ट्रेडिशनल व्हीकल्स की तरफ। इफ़ आप कंपेयर करो टाटा नेक्सॉन को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर उसकी नॉर्मल की अगर मैं प्राइस देखूँ तो वो 7.5-8 लाख के करीब कुछ है, बट वहीं अगर मैं उसके इलेक्ट्रिक वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज़, सीधा उतना बढ़ जाता है। सो दैट्स वन मोर इशू जिसके कारण हमारे पास ऑप्शंस कम होने के कारण भी लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़ के मीन्स
ट्रेडिशनल व्हीकल्स की तरफ मुड़ेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने जो इस वीडियो में कहा उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कि यार वो इंडिया में कितने ज़्यादा सूटेबल है करंट मार्केट के हिसाब से, और आपको क्या लगता है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और कितना डेवलप होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एकदम प्रॉपरली इंडिया में मीन्स प्रैक्टिकली हो जाए। सो आपको क्या लगता है इस बारे में? बट गाइस एज रिसेंटली भविष्य अग्रवाल ने अपने ओला S1 के लॉन्च के टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। सो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, बट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा और डेवलप होना पड़ेगा। सो आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आपकी करंट चॉइस क्या होगी अगर आपको एक व्हीकल खरीदना हो, आपके पास प्राइस की कोई मीन्स कोई बंदिश ना हो, आपको प्राइस की कोई बंदिश नहीं, तो आपकी क्या चॉइस होगी? आप इलेक्ट्रिक लेंगे या ट्रेडिशनल फ्यूल वाला लेंगे? और दोनों में से आप कौन सा चूज़ करेंगे, कौन सी कंपनी, कौन सा व्हीकल? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और इसमें मैं वही व्हीकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। टेस्ला के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इंडिया में उसका नाम वाम तो आ गया यार, लेकिन व्हीकल आया ही नहीं। सो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।